औरत शौहर से तंग थी और उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो शौहर से तलाक लेकर अलग हो जाए। शौहर तलाक देने पर राजी नहीं था क्योंकि वो एक बेटे का बाप था और औलाद से मोहब्बत करता था। लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजरती रही और फिर एक दिन शौहर को तलाक देनी ही पड़ गई। शौहर की अना कुचली गई थी, फिर उसे अना और हठधर्मी ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसे शब्बीर ने खुद देखा और अब आपसे भी यही चाहता है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि एक घर की पहल हुई तो खातून खाना जिसका नाम इरम था उसने दरवाजे के सुराख से देखा और फिर सपाट सा लहजा बनाकर पलट आई। उसने अपने 4 साल बेटे को आवाज दी। अर्शद! अर्शद! जी मम्मा। यहाँ बाहर तुम्हारे बाबा हैं, खबरदार जो कहीं बाहर गए यही बुलाओ, यही खड़े खड़े बात करो। क्यों मम्मा? जितना बोला है ना उतना करो, और मैं यहाँ खड़ी भी सुन रही हूँ। जाओ। बच्चा आंखों में उदासी लिए दरवाजे के पास आया तो माँ ने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने की हिदायत की। एजाज ने बेटे को गोद में उठा लिया। कैसे हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे नहीं खानी। आप इतने दिनों के बाद क्यों आए? अरे बेटा मैं काम में फंस गया था। अच्छा ये तो पकड़ो, मैं काम करता हूँ, तुम्हें बाहर घुमाने लेके चलता हूँ। अर्शद, मना किया था ना तुम्हें, कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना चलो अंदर। मुझे पापा के साथ जाना है। इधर आओ, जाओ अंदर। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मेरे बच्चे से मिलने का कानूनी हक है पूरा। मुझे कुछ नहीं पता, आपकी मुलाकात हो गई और हाँ बेटे से इतनी मोहब्बत है तो उसको स्कूल में ले लिया करें। अब जाएं आप। अरे आप बेटे से मिलने आए हैं? हाँ वो बेटे से मिलने आया। ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं भेजता हूँ। बेटा जाओ आप पापा से मिल लो, ठीक है? आपने इस कमीने को अंदर कैसे बुला लिया? रिलैक्स, क्या हो क्या? बाप है उसका, मिल के थोड़ी देर में चला जाएगा। वो एक कीना परवर और बहुत ही बदमाश इंसान है और आपने उसे अंदर बुला लिया। चाहे वहाँ बैठे देखे कहीं बच्चे कोई ना ले जाए। वो तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना, आप जाएं, चाहे उसके पास बैठे। अच्छा मैं देखता हूँ। बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपने बाप से लिपट गया। पापा पापा पापा। इरम का दूसरा शौहर वापस ड्राइंग रूम में आया तो बच्चा बाप के साथ खेल रहा था। बाप घोड़ा बना हुआ था और बच्चा उस पर सवार था। अरे वाह भाई छोटू, हम भी खेलेंगे। नहीं मैं पापा के साथ हुआ। अरे भैया भीतर भी जाओ। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, और अपनी बीवी को जरा आप समझा दीजिएगा कि मुझे अपने बेटे से मिलने का पूरा कानूनी हक है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप आने से पहले बता दिया करें। मैं कभी घर पे होता हूँ, कभी नहीं होता। आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और आपकी बीवी ने जो मेरे बारे में कहा है वो भी मुझे अच्छे से पता है। खैर आप उसे समझा दीजिएगा कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा बेटा यहाँ ना हो ना तो मैं इस घर में थूकने भी ना हूँ। वो तो इंसान की जुबान बता देती है कि वो कितना खलीस और कितना फासा है। आप अच्छे से मिल चुके तो अब जाएंगे या क्या? मेरा मतलब है और बैठेंगे? बेटा मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा, ठीक है? आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? और नहीं पापा मैं तो आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा जिद नहीं करते, ये लो पैसे, और आपने अपनी पसंद का खिलौना लेना है, ठीक है? मैं फिर आऊंगा। अच्छा साहब कुंडी लगा लीजिएगा। खुदा हाफिज।
सैफ ने दरवाजा बंद कर लिया। एजाज जा चुका था। बीवी ड्राइंग रूम में आ गई थी। मेरा प्यारा बेटा, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। सर, हम तो बाहर चले हैं अर्शिद, हम चिड़ियाघर चलते हैं। वहाँ शेर भी होता है। शेर से तो मुझे डर लगता है। अरे क्यों? इतना बहादुर बच्चा और शेर से डरता है? वहाँ पर तो परिंदे भी होते हैं ना। हम आइसक्रीम खाएंगे, झूले झूलेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? हाँ। सही है, चलो। मेरा प्यारा बेटा, एक काम करो, आप रूम में चलो, मैं आपको आके तैयार करती हूँ, ठीक है? सैफ, अगर आज आप ना होते तो ये इंसान मुझे सुकून से जीने ना देता। मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। शायद अब चलें? इरम का साबिक शौहर बेटे से मिलने का बहाना करके आता था और साबिका बीवी से मुबैना ताल्लुकात भी ठीक करना चाहता था। अना का मारा हुआ इंसान था वो। हर कीमत पर कोई बहतान लगाकर साबिक बीवी की तलाक करवा के दोबारा उससे निकाह के बारे में सोच रहा था। साबिका बीवी इंतहाई खौफजदा थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरम का दूसरा शौहर हंसता हुआ घर में दाखिल हुआ और बीवी को आवाज देने लगा। इरम, कहाँ हो यार? क्या हो? आज तुम्हें मैं एक मजे की चीज दिखाने वाला हूँ। मजे की चीज? क्या? ये देखो, अच्छा हुआ तुमने उस बेवकूफ से तलाक ले ली। ये देखो, किसी अननोन नंबर से उसने तस्वीरें भेजी हैं तुम्हारे साथ। इरम का सांस अटक कर रह गया। इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ है। हाँ मैं जानता हूँ। उसने ये सब इसलिए किया है कि ये तस्वीरें देखकर मुझे उकसा लेगा और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सैफ, जो मर्जी कसम ले लें, जिस दिन से तलाक हुई है मेरा उसके साथ सामना तक नहीं हुआ। और प्लीज यार कुछ करें। आप पुलिस में कंप्लेन करें, कुछ तो करें। अरे रिलैक्स, वो क्या समझता है? वो ये एडिट हुई हुई तस्वीरें मुझे दिखाकर मुझे उकसा लेगा। पागल भला। एक काम करो, इसे तो डिलीट करो। नहीं, ये डिलीट नहीं करूंगा मैं। ये तो सबूत है मेरे लिए। वो जो ये बेटे का बहाना करके बार बार तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है ना, ये तस्वीरें मैं कोर्ट में दिखा के और उसका दरवाजा बंद करूंगा। अच्छा प्लीज चाय ले आओ मेरे लिए। अच्छा, लाती हूँ। इरम चली गई तो अचानक सैफ के जहन में शुकूक की एक लहर सी उभरी और उसके माथे पर बल पड़ गए। फिर वो दोनों काफी देर तक कहीं खोए खोए से रहे। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और वो एक दूसरे से नजरें चुराते खामोशी से चाय पी रहे थे। ये नहीं चाय। किन सोचों में घुमा? कुछ नहीं। इरम के साबिका शौहर का जब यह दाव नाकाम हो गया कि वो उसके शौहर को उसके खिलाफ न वर्गला सका, तो मुबैना तौर पर मजीद इश्तियाल में आ गया और धोखे से एक जगह इरम को बुलवा लिया। शब्बीर ने देखा कि इरम का साबिक शौहर एजाज फोन पर इरम से बात कर रहा था। इरम गुस्से से लाल पीली होती जा रही थी। क्यों किया तुमने फोन? तो चाहते क्या हो तुम? अरे कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे ज्यादा, बस एक मुलाकात चाहता हूँ। बस एक मुलाकात कर लो, माफी मांगना चाहता हूँ मैं तुमसे। उसके बाद अपने बच्चे का हक भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और अगर मैं नहीं आई तो क्या कर क्या दोगे तुम? क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। बस तुम्हारे शौहर को समझाऊंगा कि इरम किसी एक की होके नहीं रह सकती। जलील कमीने इंसान, तुम ये हरकत भी करके देख लो। सैफ एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम्हारा शौहर शरीफ इंसान नहीं है? इसीलिए तो उसने तुम्हारा पर्दा रखा हुआ है। तुम ऐसे बाज नहीं आओगे ना? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या कहोगी पुलिस से? वही बकवास जो तुमने अभी अभी की है, सब सुनाऊंगी। कर ली है मैंने रिकॉर्डिंग। अरे नहीं, ऐसा मत करना।
प्लीज मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। एक मुलाकात कर लो मुझसे, मैं अपने बच्चे के पूरे इख्तियारात तुम्हें दे दूंगा। और वैसे भी कुछ दिन हमने अच्छे साथ तो गुजारे ही हैं। इरम ने फोन काट दिया, लेकिन फिर वो कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। साबिक शौहर के एक जुमले ने उसका दिल नर्म कर दिया था और वो जुमला उसके जहन में गूंज रहा था। इरम ने फैसला कर लिया था कि वो मुबैना तौर पर साबिक शौहर से आखिरी मुलाकात करके जिंदगी भर के लिए इस अजाब से पीछा छुड़ा लेगी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरम अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी कि उसके शौहर ने उसे आवाज दी, जो उस वक्त मोजे चढ़ा रहा था। अच्छा सुनो यार, मेरे जूते ही पॉलिश कर दो, मुझे पहुंचना है, कहीं देर हो रही है। सुने, आप खुद कर लें, मुझे खुद को सहेली की सालगिरह में जाना है। पहले इतनी देर हो गई है, अभी अम्मी के यहाँ जाऊंगी, वहाँ से अर्शद को भी लेना है और फिर कहीं जाऊंगी। पहले इतनी देर हो गई है। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे जूते साफ ही लग रहे हैं। हाँ देख लें। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा तुम्हें कुछ पैसे चाहिए क्या? हाँ जरूरत तो पड़ सकती है, आप एक काम करके रख दें। अच्छा मैं ये 5,000 रुपये टेबल पे रख रहा हूँ, ठीक है, ले लेना। चलें ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शौहर चला गया तो इरम ने भी चादर संभाली, घर से बाहर निकली और रवाना हो गई। उधर शब्बीर ने देखा कि इरम का साबिक और मौजूदा शौहर दोनों एक होटल में आमने सामने बैठे हुए थे। सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पे यहाँ पे तशरीफ लेकर आए। चाय पीजिए। शुक्रिया। सैफ साहब, आप एक शरीफ आदमी हैं और आपकी बेगम भी एक नेक खातून है, और मुझसे बेहतर कौन जानता होगा उनको। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, दिलों के मामला तो कुछ और ही होते हैं। वो आपके साथ मुखलिस जरूर है, लेकिन उसने मेरे साथ भी अच्छे दिन गुजारे हैं। तो अब ये है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो आप उसे तलाक दे दें। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं? सैफ साहब, ये बकवास नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी खुद ही अपनी आंखों से थोड़ी देर में देख लीजिएगा। सैफ ने होटल के दरवाजे की तरफ देखा तो वो सकते के आलम में रह गया। सामने से उसकी बीवी इरम चली आ रही थी। हाँ, इधर। आप खड़ी क्यों हो? बैठो। इरम के साबिक शौहर का बिछाया हुआ जाल काफी पेचीदा था, जिसमें इरम और उसका शौहर जकड़े जा चुके थे। लेकिन इरम ने अपने शौहर को यकीन दिला दिया था कि वो सब कुछ धोखा था और उसका साबिक शौहर घटिया हरकतों पर उतरा हुआ था। सैफ ने यह फैसला कर लिया था कि वो उनकी जिंदगी में जहर घोलने वाले शख्स को जिंदा रहने नहीं देगा। और जब एक दिन एजाज अपने बेटे से मिलने के बहाने इरम के घर आया तो इरम और उसका बेटा घर पर मौजूद नहीं थे। मुबैना तौर पर सैफ ने एजाज का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद सैफ गिरफ्तार हो गया और उसने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। ये है वो मनाजिर जो हम आपको गैर वाज़ेह तौर पर दिखा रहे हैं। पुलिस ने गंदे नाले से लाश के टुकड़े बरामद कर लिए थे। 15 की इत्ला पाकर SHO साहब, DSP साहब और हमारी पुलिस की टीम्स वहां मौके पर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि वहां पर एक इंसानी टांग मौजूद है, उस नाले की वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। झाड़ियों में क्रेन्स की मदद से 1122 बल्दिया के साथ मिलके 24 तारीख को सुबह दिन की रोशनी तक वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा और फिर मजीद इंसानी अज़ाद 3 तोड़ों से बरामद हुए। अनफॉर्चुनेटली सर नहीं मिल सका। जो इंसानी अज़ाद थे वो तेज धार आले से काट कर तोड़ों में डालकर नाले में फेंके गए थे।
ये एक इंतहाई अलमनाक, अंदोनाक और लर्जाखेज किस्म का वक़ूआ था। उस मकतूल की आइडेंटिफिकेशन के बाद टेक्निकल डाटा से हमने उसकी जो मालूमात थी, उसका नादरा का रिकॉर्ड था, उसके नंबर जो सिम्स उसके यूज में रही थी, उसकी फैमिली ट्री थी, उन चीज़ों तक हमने रसाई हासिल की। और उसके बाद हमने बड़ी एफर्ट्स के साथ हमारी टीम्स ने, जिसमें SHO बी डिवीजन, हमारे DSP साहब सिटी और हमारी तमाम जो पुलिस की टीम्स थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो कातिल था उस तक हम पहुंच गए। और आज वो कातिल आपके सामने हथकड़ियों के साथ मौजूद है। कसूर में अंधे कत्ल का मामला हल होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी सी फैल गई थी। शब्बीर ने आपको मुमकिना वाकयात जोड़कर जो कहानी सुनाई है वो सच्ची है और बेहद दर्दनाक भी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।